अस्सलामुअलैकुम। हम सब न्यूज में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि बाजवा डॉक्ट्राइन का 18वीं तरमीम और एनआरओ से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहा कि गैर मुस्तहकम पाकिस्तान भारत के मफाद में नहीं। अगर हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग न लड़ते और अलकायदा को शिकस्त न देते तो ये खतरा भारत तक पहुंच चुका होता। भारत को भी हमारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। भारत ने कोई मुहिम जोई की तो सख्त जवाब मिलेगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि भारत ने 2017 में एलओसी पर सबसे ज्यादा खिलाफ वर्जियां की। उसे ये जंग बंदी खिलाफ वर्जियां खत्म करनी चाहिए। भारत ने मिस एडवेंचर किया तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट से बाहमी ताल्लुकात पर फर्क पड़ा। इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका सुपर पावर है, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के ताउन से ही अमेरिका सुपर पावर बना है। दुनिया जुग्राफियाई सियासत से जुग्राफियाई मुईशत की जानिब बढ़ रही है, लिहाजा जुग्राफियाई सियासत की नजर से मामलात को देखने से हालात ठीक नहीं होंगे, बल्कि जुग्राफियाई मुईशत के हवाले से देखना होगा। पाकिस्तान ने दुनिया के लिए मुस्बत किरदार अदा न किया होता तो अमेरिका वाहिद सुपर पावर न होता। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि सबसे पहला चैलेंज पाकिस्तान के लिए सी पैक है। सी पैक से पूरा खित्ता मुस्तफीद होगा और इसको कामयाब बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान का खित्ते में अमन का किरदार मुस्बत अंदाज में देखा जाना चाहिए। चाहते हैं कि पाकिस्तान की कामयाबियों से दूसरे ममालिक भी मुस्तफीद हों और पाकिस्तान के साथ मुस्बत अंदाज में चलें। उनका कहना था कि आर्मी चीफ के दौरे ईरान से सरहदी सूरत हाल बेहतर हुई है, जबकि 8 माह से पाक फौज ने अपनी तवज्जो बलोचिस्तान पर मरकूज कर रखी है और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर होने से मुआशी सरगर्मियों में भी इजाफा हुआ। बाजवा डॉक्ट्राइन से मुतालिक सवाल के जवाब में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि बाजवा डॉक्ट्राइन मुल्क की सलामती और अमन अमान की सूरत हाल से मुतालिक है। ये हर पाकिस्तानी की डॉक्ट्राइन होनी चाहिए। बाजवा डॉक्ट्राइन का 18वीं तरमीम और एनआरओ से कोई ताल्लुक नहीं। बाजवा डॉक्ट्राइन का मतलब सिर्फ एक है और वो ये है कि पुरअमन पाकिस्तान, कुछ और मतलब ना लिया जाए। कराची के हालात के बारे में मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि कराची में आज कोई शटर डाउन हड़ताल नहीं होती और कोई नो गो एरिया नहीं। कराची में अभी बहुत काम करने की जरूरत है। ऑपरेशन रद्दुल फिसाद में भी अभी तक 26 बड़े ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन रद्दुल फिसाद एक मुश्किल ऑपरेशन था। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि नकीबुल्लाह महसूद के कत्ल का केस अदालत में है। इस मुकदमे में मुलव्विस साबिक एसएसपी राव अनवार सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। नकीब महसूद कत्ल के जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। इस मामले पर ज्यादा शोर अफगानिस्तान की जानिब से उठाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सिफारत खाने की तौसी के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अमरीकी सिफारत खाने की तौसी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत की। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर जफरुल्लाह ने मौक़िफ़ अपनाया कि अमरीकी सिफारत खाने में 56 एकड़ पर अमरीकी फौजियों के लिए खुसूसी कंटोनमेंट बनाई गई है, जबकि इजाफी जगह पर होटल भी बनाया गया जो खिलाफे कानून है। अमरीकी सिफारत खाने ने इमदाद देने के नाम पर जमीन हासिल की। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ सुनने के बाद दरख्वास्त नाकाबिले समाअत करार देते हुए खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामलात अदालतों में आने वाले नहीं हैं। ये मामला डिप्लोमेटिक नौयत का है, जबकि ये पॉलिसी का मामला है जिससे दरख्वास्त गुजार का हक मुतासिर नहीं हुआ। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि हुकूमत को काम करने दिया जाए और वजीर आजम से मुलाकात के बाद मामलात में तेज पेशरफ्त होगी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने वफाकी अस्पतालों में सहूलियात से मुतल्लिक केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि पिम्स और दीगर अस्पतालों के सरबराहान की तकर्री की समरी काबीना को दोबारा भेजी जाएगी। अदालती अहकामात पर तेजी से काम हो रहा है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि इंशाअल्लाह अब कोई समरी नहीं रुकेगी। वज़ीर आज़म से कल की मुलाकात के बाद मामलात में तेजी से पेशरफ्त होगी। सेक्रेटेरिएट अस्पतालों के सरबराहान की तकर्री के सिलसिले में हमें मस्बत पेशरफ्त चाहिए। अगर पेशरफ्त न हुई तो सरबराहान के तौर पर अच्छे लोगों की तकर्री खुद करेंगे, उसके बाद मुस्तकिल तकर्री आइंदा हुकूमत कर लेगी। दरख्वास्त गुजार डॉक्टर ने कहा कि इंतजामी ओहदों पर भी डॉक्टर्स को लगा दिया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेरे ख्याल से सेहत के शोबे के सेक्रेटरी समेत इंतजामी मामलात पर डॉक्टर भी होने चाहिए। हुकूमत को काम करने दें, बाद में देखेंगे अच्छे लोग लगाए गए कि नहीं। केस की समाअत 1 हफ्ते के लिए मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मेमो गेट केस में हुसैन हक्कानी को वापस लाने के लिए हुकूमत को 1 माह का वक्त दे दिया। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ज़ेर दवा मुकदमात पर रायज़नी नहीं होनी चाहिए। ऐसा न हो कि इस मामले पर मीडिया में बात करने पर पाबंदी लगा दूं, फैसला आने के बाद जो मर्जी कहते रहें। चीफ जस्टिस ने कहा कि मेमो कमीशन में 3 चीफ जस्टिस साहिबान बैठे हुए थे। हुसैन हक्कानी को वापस लाने में गड़े मुर्दे उखाड़ने वाली कौन सी बात है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने DG FIA से मुकालमा करते हुए कहा, बता दें कि कितने दिनों में नताइज दे सकते हैं।
سیکرٹری خارجہ اور سیکرٹری داخلہ کو متفرق درخواستوں کے لیے نہیں بلایا۔ DGFIA نے بتایا کہ حسین حقانی کی واپسی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے۔ دائمی وارنٹ کے اجرا کے بعد ریڈ وارنٹ کے لیے انٹرپول سے رابطہ کریں گے۔ میں خود بھی امریکہ جاؤں گا، وہاں وکیل کی خدمات بھی حاصل کی جائیں گی۔ JIT سربراہ واجد ضیاء کا کہنا ہے کہ ایسی کوئی دستاویز نہیں ملی جس کے مطابق نواز شریف آف شور کمپنیوں اور لندن فلیٹس کے مالک ہوں۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب TV کی اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد کی احتساب عدالت میں ایمن فیلڈ ریفرنس پر سماعت ہوئی، جس میں نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے جرا کرتے ہوئے JIT سربراہ سے پوچھا کہ کوئی ایسی دستاویز آپ نے حاصل کی جس کے مطابق نواز شریف نیلسن اور نیسکول کے مالک ہیں، جس پر واجد ضیاء نے کہا نہیں، ایسی کوئی دستاویز نہیں جس سے ظاہر ہو کہ نواز شریف لندن فلیٹس کے مالک رہے۔ برٹش ورجن آئی لینڈز، BVI اور موزیک فوسیکا کی طرف سے نواز شریف کے بینیفیشیئر آنر ہونے کوئی معلومات نہیں دی گئیں۔ ہم نے نواز شریف کے بینیفیشیئرز آنر ہونے سے متعلق پوچھا بھی نہیں تھا۔ خواجہ حارث نے سوال کیا کہ کیا نیلسن اور نیسکول لمیٹڈ پاناما کی قانونی فرم موزیک فونیکسا کے ساتھ کام کر رہی تھیں، جس پر واجد ضیاء نے کہا کہ بنیادی طور پر یہ ایک لا فرم ہے اور وہ کمپنیوں کے ساتھ ڈیل کر رہی تھی۔ ایک بار خواجہ حارث جانب سے پوچھا گیا کہ کوئی ایسی معلومات دیں کہ نواز شریف ان کمپنیوں کے بینیفیشیئر آنر ہیں، جس پر JIT سربراہ نے جواب دیا کہ انہیں کوئی ایسی معلومات نہیں دی گئیں۔ ہم نے موزیک فونیسکا سے براہ راست کوئی خط و کتابت نہیں کی۔ موزیک فونیسکا پرائیویٹ لا فرم تھی، ہم نے براہ راست BVI اٹارنی جنرل آفس سے خط و کتابت کی، جبکہ کوئی ایسی دستاویزات سامنے نہیں آئیں کہ 2012 میں BVI، FIA اور موزیک کے درمیان خط و کتابت ہوئی۔ وکیل خواجہ حارث نے کہا کہ پاکستان سے کس کے کہنے پر 2012 میں خط و کتابت ہوئی، جس پر واجد ضیاء نے کہا کہ ایسی کوئی دستاویزات نہیں جو ظاہر کرے کہ BVI، FIA نے 2012 میں معلومات بھیجیں۔ 2012 پیپلز پارٹی کی حکومت میں وزیر داخلہ رحمان ملک تھے۔ جزوی طور پر یہ درست ہے کہ بینیفیشیئر آنر کا نتیجہ ان 2012 اور 2017 کے 2 خطوط کی بنیاد پر نکلا۔ ان 2 خطوط اور وہاں قوانین کے مطابق بینیفیشیئر آنر کا نتیجہ نکالا۔ رجسٹرڈ آف شیئر ہولڈرز کی اصل دستاویزات کبھی نہیں دیکھیں۔ کبھی کوئی گواہ ایسا پیش نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ 2 کمپنیوں کے شیئرز کبھی بھی نواز شریف کے پاس رہے ہوں۔ واجد ضیاء نے کہا کہ لندن فلیٹ سے متعلق نواز شریف کے حوالے سے کبھی کسی آفس میں کوئی خط و کتابت نہیں ملی۔ ایسی کوئی دستاویزات نہیں ملی کہ کبھی نواز شریف نے لندن فلیٹ کے حوالے سے کوئی ادائیگی کی ہو۔ ایسی دستاویزات سامنے نہیں آئیں کہ نواز شریف نے لندن فلیٹس کے یوٹیلیٹی بل بھی ادا کیے ہوں۔ ایسا بھی کوئی بینک اکاؤنٹ سامنے نہیں آیا جس سے نواز شریف نے لندن فلیٹس کی خریداری کی ادائیگی کی ہو۔ تفتیش کے مطابق یہ درست ہے کہ لندن فلیٹس 1993 سے 1995 میں نیلسن اور نیسکول کے نام پر خریدے گئے۔ ایسی کوئی دستاویزات نہیں جس میں نواز شریف نیلسن اور نیسکول کے آنرز ظاہر ہوں۔ ایسی بھی کوئی دستاویزات نہیں ہے کہ نواز شریف ان کمپنیوں کے بینیفیشیئر آنر ہوں۔ واجد ضیاء نے کہا کہ BVI کے اٹارنی جنرل سے بھی ایسی کوئی دستاویز نہیں ملی جس میں نواز شریف ان کمپنیوں کے مالک اور بینیفیشیئر آنر ہوں۔ دوران تفتیش بھی ایسی کوئی دستاویزات نہیں ملی جس سے ظاہر ہو کہ نواز شریف نیلسن اور نیسکول کے رجسٹرڈ ڈائریکٹر یا نامزد ڈائریکٹر یا شیئر ہولڈرز یا نامزد شیئر ہولڈرز ہوں۔ ایسی کوئی دستاویزات بھی نہیں کہ نواز شریف لندن فلیٹس کے ٹرسٹی یا بینیفیشری ہوں، جبکہ ایسا کوئی ثبوت نہیں کہ نواز شریف گلف اسٹیل کے مالک یا شیئر ہولڈر ہوں۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف سید خورشید شاہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات فائدے کے بجائے الٹا نقصان دہ ثابت ہوگی۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب TV کی یہ رپورٹ۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے خورشید شاہ نے کہا کہ اداروں کے سربراہان کے درمیان ملاقاتیں ہوتی ہیں اور ہونی بھی چاہیے، لیکن ہر ملاقات اور فیصلے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان سے وزیر اعظم کی ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی اور یہ بیک فائر کرے گی، جو خطرناک ہے۔ اگر وزیر اعظم کو ملنا ہی تھا تو خفیہ ملاقات کرتے۔ اس ملاقات کے بعد اب چیف جسٹس دفاعی انداز اختیار کریں گے، کیونکہ ملاقات کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دونوں شخصیات کے درمیان کئی معاملات پر بات ہوئی ہے۔ نئے NRO سے متعلق قائد حزب اختلاف نے کہا کہ NRO ہو یا جوڈیشل NRO پر بات نہیں کروں گا۔ نیا NRO آئے گا یا نہیں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ NRO کی ضرورت اس وقت ہوتی ہے جب ادارے کمزور ہوں۔ ادارے اور سسٹم مضبوط ہونے سے NRO کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمیں ملک میں سسٹم، اداروں اور عدلیہ کو مضبوط کرنا چاہیے۔ احد چیمہ کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر محفوظ فیصلہ کل سنایا جائے گا۔ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے سماعت مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ دوران سماعت نیب کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے عدالت میں پیش ہو کر بتایا تھا کہ احد چیمہ 3 اپریل تک جسمانی ریمانڈ پر نیب کی تحویل میں ہے۔ احد چیمہ کی گرفتاری قانون کے مطابق کی گئی۔ احد چیمہ کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ احد چیمہ انکوائری کے دوران نیب سے مکمل تعاون کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود نیب نے احد چیمہ کو گرفتار کر لیا، لہٰذا عدالت احد چیمہ کی گرفتاری کو کل عدم قرار دے۔
दो रुकनी बेंच ने दलाइल मुकम्मल होने के बाद आहद चीमा की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया था, जो 29 मार्च को सुनाया जाएगा। नैब ने वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक से पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में फ्रॉड के मामले पर 2.5 घंटे तक पूछगछ की। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक नैब लाहौर में पेश हुए। नैब ने ख्वाजा साद रफीक को पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी में मुबैना फ्रॉड में मुलव्विस होने की बिना पर तलब किया था और इससे मुतल्लिक नैब की 3 रुकनी तफ्तीशी टीम ने ख्वाजा साद रफीक से 2.5 घंटे तक पूछगछ की। इससे कबल नैब ने ख्वाजा साद रफीक को 22 मार्च को भी तलब किया था, लेकिन ख्वाजा साद रफीक मसरूफियात के बाइस पेश न हुए थे। नैब ज़राए ने बताया है कि ख्वाजा साद रफीक ने दोबारा भी नैब ऑफिस आने पर रजामंदी जाहिर की और कुछ दस्तावेजात नैब को फराहम करने के लिए वक्त मांगा है, जो नैब ने दे दिया है। पेशी से कबल साद रफीक ने ट्विटर पर कहा कि एक और पेशी एक और तलबी, इस राह में जो सब पे गुजरती है वो गुजरी। नैब में पेशी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साद रफीक ने कहा कि मेरा और घर वालों का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। हमने जो कमाया है उसकी तफसील सुप्रीम कोर्ट और नैब में दे दी है। नैब कानून से मुतालिक मेरा मौक़िफ़ रिकॉर्ड पर है कि ये काला कानून है। पाकिस्तान में जब भी एहतसाब का नारा लगा उसके मकासद कुछ और थे। उन्होंने कहा कि मुल्क को इंतशार और अफरा तफरी की तरफ ना ले जाया जाए। एक दूसरे पर इल्जाम लगाना, चोर कहना और डोरियां हिलाना अच्छे काम नहीं है। खेल खेलने से खराबियां पैदा होंगी। अवाम को फैसला करने दें कौन ठीक है और कौन नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि नवाज शरीफ के बच्चे भी उसी तरह झूठ बोलते हैं जैसे नवाज शरीफ खुद बोलते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि शरीफों के झूठ की कोई हद नहीं। टीवी पर बैठकर लंदन में जायदादों की मिल्कियत के इनकार करने से लेकर जाली दस्तावेजात जमा कराने तक औलाद भी वालिद के नक्शे कदम पर चली है। नवाज शरीफ के बच्चे भी उसी तरह झूठ बोलते हैं जैसे नवाज शरीफ खुद बोलते हैं। इमरान खान का कहना था कि मुल्की मईशत के बारे में शरीफों और इसहाक डार ने अरबों रुपए के इश्तिहारात में जितने झूठ बोले उन सब का भांडा फूट गया है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने कन्वीनियरशिप से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का फैसला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। डॉक्टर फारूक सत्तार ने एडवोकेट बाबर सत्तार के तवस्सुत से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि MQM के कन्वीनियरशिप और इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन कमीशन का फैसला कानून के खिलाफ है, इसलिए इसे कलअदम करार दिया जाए। केस की समाअत जुमरात को होगी। MQM PIB के रहनुमा फैसल सब्ज़वारी ने फारूक सत्तार से टेलीफोन रब्ता किया है और उनसे मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर की है, तहम फारूक सत्तार ने उन्हें मुलाकात का वक्त नहीं दिया। MQM भादराबाद के रहनुमाओं ने फारूक सत्तार की कन्वीनियरशिप और पार्टी इलेक्शन के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरख्वास्त दायर की थी। फारूक सत्तार ने इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार चैलेंज किया था, ताहम इलेक्शन कमीशन ने फरीकैन के दलाल सुनने के बाद फारूक सत्तार को कन्वीनियरशिप से हटा दिया था। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग साजिद इसहाक की जानिब से सुनील सलीम के कत्ल की शदीद मजम्मत। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग साजिद इसहाक ने सुनील सलीम के कत्ल की शदीद मजम्मत की है। सुनील सलीम मोटरवे पुलिस के मुलाजिम थे जो गुज़िश्ता रोज लाहौर में एक अफसोसनाक हादसे में जाँ बहक हो गए। इंकिशाफ किया गया है कि सर्विसेज अस्पताल में सिक्योरिटी और अस्पताल के अमले ने सुनील और इसके भाइयों को बेरहमी से मारा पीटा, जिसके नतीजे में सुनील की हालत तशवीशनाक हो गई और वो जाँ बहक हो गया। शादमान पुलिस ने डॉक्टरों, सिक्योरिटी एहलकारों और दीगर अमले के खिलाफ कत्ल का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया है। वाक़े पर गहरे अफसोस का इजहार करते हुए चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग साजिद इसहाक, पैट्रन इन चीफ डॉक्टर जेम्स शेरा और सदर पाकिस्तान इंटरफेथ लीग फलक शेर ने सुनील सलीम पर होने वाले तशद्दुद और इसके बेरहमाना कत्ल की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि अक़लियतों के खिलाफ पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की फौरी रोकथाम की जाए और पंजाब हुकूमत से मुतालबा किया कि अक़लियतों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करके उनके तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से वाक़े का सो मोटो नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा कि अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दामात का ऐलान किया जाए ताकि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुंतखब मेंबरान की नशिस्तें बढ़ाने का मुतालबा किया है। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीर मलिया लोधी ने बैन हुकूमती मुज़ाकरे में इज़हार ख़याल करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में मुंतखब मेंबरान की नशिस्तें बढ़ाई जाएँ। सलामती कौंसिल में मुनसिफ़ाना नुमाइंदगी इस्लाहात की कोशिशों का अहम नुक्ता है। सलामती कौंसिल अक़वाम मुत्तहिदा अरकान के 8% की नुमाइंदगी कर रही है। मलिया लोधी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक की 1/3 तादाद को सलामती कौंसिल में कभी नुमाइंदगी नहीं मिली। नुमाइंदगी और एहतसाब एक ही सिक्के के दो रुख हैं। ज़्यादा एहतसाब से बेहतर नुमाइंदगी के मकासद का हसूल मुमकिन है, जबकि मुस्तकिल अरकान की तादाद बढ़ाने से मकासद हासिल नहीं हो सकते।
नैब रेफरेंस इसहाक डार के साथ शरीक मुलजिमों पर फर्द जुर्म आज भी आयद न हो सकी। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने इसहाक डार के खिलाफ ज़मनी रेफरेंस की समाअत की। 2 शरीक मुल्जिमान अदालत में पेश हुए, ताहम तीसरे मुल्जिम नेशनल बैंक के सदर सईद अहमद गैर हाजिर रहे। उनके वकील हशमत हबीब ने हाजिरी से इस्तस्ना की इस्तदा की, जिसके बाद नया प्रोसिक्यूटर ने मुखालफत की। नया प्रोसिक्यूटर का कहना था कि मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 6 मरतबा तारीखें मुकर्रर हो चुकी हैं। आज जो 2 मुल्जिमान अदालत में मौजूद हैं, कम अज कम उन पर फर्द जुर्म आयद की जाए। सईद अहमद के वकील हशमत हबीब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तारीखें 6 हों या 16, पहले हाई कोर्ट का फैसला तो आने दिया जाए। आइंदा पीर को मेरे भांजे की शादी है, इससे पहले अदालत नहीं आ सकता। जज मोहम्मद बशीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की हदायत है, केस को 3 माह में मुकम्मल करना है। वकील ने कहा जितनी फुर्ती नया प्रोसिक्यूटर दिखा रहे हैं, इस तरह तो यही केस 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। अदालत मेहरबानी करे, उनके मुवक्किल को बेहोश किया जाता है, इसलिए आइंदा हफ्ते की तारीख दे दी जाए। जज मोहम्मद बशीर ने रिमार्क्स दिए कि कुछ नहीं होता, सईद अहमद सेहतमंद इंसान हैं, आप उन्हें जुमे को बुला लें। अदालत ने हुक्म दिया कि मुल्जिमान 30 मार्च को पेश हों, आइंदा समाअत पर 10-10 लाख रुपए के जमानती मचलके जमा कराएं। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग जनाब साजिद इसहाक की फ्रांसीसी सफीर से मुलाकात। चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग साजिद इसहाक ने आज पाकिस्तान में फ्रांस के सफीर इज्जत माब जनाब मार्क बेट्रे से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान में बढ़ती हुई मजहबी अदम बर्दाश्त और मजहबी हम आहंगी और अमन के लिए कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया गया। फ्रांसीसी सफीर ने चेयरमैन पाकिस्तान इंटरफेथ लीग को यकीन दहानी कराई कि फ्रांस पाकिस्तान में अमन के लिए भरपूर ताउन जारी रखेगा। विफाकी सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा ने कहा है कि रवां माली साल का 23 अरब डॉलर्स का बरामदी हदफ हासिल कर लिया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए विफाकी सेक्रेटरी तिजारत यूनुस ढागा ने कहा कि चीन से दरामद होने वाली मसनूआत में अंडर इनवाइसिंग पर काबू पाने के लिए हिकमत अमली वज़ा कर रहे हैं। मार्केट एक्सेसिस, पैदावारी लागत, ज़र मुबादला की शरह, मुबादला के मसाइल, टेक्सटाइल बरामदात में मतलूबा इजाफे की राह में रुकावट हैं। उन्होंने कहा कि खित्ते में पाकिस्तान की टेक्सटाइल इस मयार की नहीं, इसमें जिद्दत की जरूरत है। सेक्रेटरी तिजारत का कहना था कि पाकिस्तानी रुपए की कदर का तयन अगर दुरुस्त रहेगा तो पाकिस्तानी मसनूआत का बैरूनी खरीदार और फरोख्त कुनिंदा दोनों को फायदा होगा, जब तक सनती शोबे में अपग्रेडेशन और ताजा सरमायाकारी नहीं होगी। MQM की 2 खवातीन MPA पाक सरजमीन पार्टी में शामिल हो गयी। पाकिस्तान हाउस कराची में पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफा कमाल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में MQM पाकिस्तान की रुकन सिंध असेंबली नाइला मुनीर और नाहिद बेगम ने PSP में शमूलियत का ऐलान किया। नाइला मुनीर ने कहा कि MQM में 31 साल गुजारे और कभी करप्शन नहीं की। MQM में इज्तमाई नहीं इनफरादी सोच रह गई है, जबकि नाहिद बेगम का कहना था कि MQM में अकरबा परवरी और आपस की चपकलिश हो रही है। अंदरूने सिंध तालीमी बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 9वीं और 10वीं जमात के सालाना इम्तिहान जारी हैं, ताहम कानून के मुहाफिज मुस्तकबिल के मामारों को नकल करवाने में मसरूफ हैं। लाड़काना बोर्ड के ज़ेरे एहतमाम 5 अजला में 10वीं जमात के तलबा और तालिबात से उर्दू का पर्चा लिया जा रहा है, जहां इम्तिहानी मरकज में पुलिस एहलकार मोबाइल फोन के जरिए नकल करवाने में मसरूफ हैं। मीरपुर और ठट्ठा में इम्तिहानी मरकज से इंग्लिश 2 का पर्चा आउट हो गया। इम्तिहानी मराकज के बाहर नकल कराने वालों का तांता बन गया है, जबकि बोर्ड और जिला इंतजामिया नकल रुकवाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। सखर में शहर के मुतअद्दिद इम्तिहानी मराकज में इंग्लिश 2 का सवालिया पर्चा मिलते ही नकल का बाजार गर्म हो गया। तालिब इल्म गाइड्स और हलशुदा पर्चों से सरेआम नकल करने में मसरूफ हैं, जिन्हें कोई रोकने वाला नहीं। इम्तिहानी मरकज में नकल के हवाले से आयद की जाने वाली दफा 144 बेसूद हो गई। शुमाली कोरिया ने सरबराह किम जोंग उन के दौरे चीन की तस्दीक करते हुए कहा है कि चीनी सदर शी जिनपिंग के साथ कामयाब मुज़ाकरात हुए हैं। शुमाली कोरिया ने अपने सरबराह किम जोंग उन के दौरे चीन की तस्दीक कर दी। किम जोंग उन की चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में हुई। मुलाकात में शुमाली कोरिया के सरबराह ने कहा कि अगर जनूबी कोरिया और अमेरिका उनकी कोशिश का खैर सगाली के साथ जवाब दे और अमन और इस्तेहकाम का माहौल तैयार करे तो जौहरी हथियारों के खात्मे के मसले को हल किया जा सकता है। शुमाली कोरिया के सरबराह ने अपने चीनी हम मनसब को जौहरी हथियारों के खात्मे के अज़्म पर कायम रहने की यकीन दहानी कराई। बॉल टेम्परिंग स्कैंडल, स्मिथ और वार्नर पर 1-1 साल की पाबंदी। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने बॉल टेम्परिंग पर कौमी टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ और नायब कप्तान डेविड वार्नर पर 1-1 साल, जबकि बैट्समैन कैमरॉन बैंक्रॉफ्ट पर 9 माह की पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर आइंदा 2 साल तक टीम की क़यादत भी नहीं कर सकेंगे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानिब से इस पाबंदी से मुताल्लिक खिलाड़ियों को आगाह कर दिया गया है, ताहम अब तक इसका बाकायदा ऐलान नहीं किया गया। रूसी सिफारतकारों को निकालने वाले मुमालिक की तादाद 26 हो गई। बरतानिया में रूस के साबिक जासूस पर हमले के बहरान में इजाफा। रूसी सिफारतकारों को निकालने वाले मुमालिक की तादाद 26 हो गई।
نیٹو نے روسی مشن سے 7 سفارتکاروں کو نکالنے کا فیصلہ کر لیا اور 3 کی تقرریاں روک دی۔ بیلجیم کے شہر برسلز میں بریفنگ کے دوران نیٹو سیکرٹری جنرل جینس اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ اتحاد نے روسی مشن کے ارکان کی تعداد 30 سے کم کر کے 20 کر دی ہے۔ دوسری جانب روسی سفارتکاروں کو نکالنے والے ممالک کی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے نے برطانوی پارلیمنٹ سے خطاب میں کہا کہ سابق ایجنٹ پر حملہ صرف برطانیہ کا نہیں، تمام ممالک کی سیکیورٹی کا معاملہ ہے۔ ادھر روس نے ایک بار پھر اس اقدام کا مناسب جواب دینے کا پیغام دیا ہے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر حصوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.